ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम विषय मैथमेटिक्स के टॉपिक त्रिभुजों की सर्वांग समता उप विषय को लेकर के एक वीडियो का निर्माण कर रहे हैं, जो कि कक्षा 9th के मैथ में से बनाया गया है। अब इस लेसन के शुरुआत में आप यहाँ देख सकते हैं कि डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीपल, टीचर, रोल नंबर, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड और क्लास, ये 3 बिंदु यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ इन्होंने लिखा है अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य से पहले होता है अनुदेशात्मक सामग्री। अनुदेशात्मक सामग्री भी 2 तरह की होती है। सामान्य सामग्री जो सामान्यतः कक्षा में उपलब्ध होती है, जैसे कि श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर इत्यादि। विशिष्ट सहायक सामग्री, विशिष्ट सहायक सामग्री में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि उप विषय से संबंधित बनाई जाती हैं। जिस तरह के उप विषय से संबंधित कोई भी चार्ट या मॉडल जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद में मुख्य हेडिंग आती है अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य में 4 तरह के उद्देश्य यहाँ आते हैं, जो कि ज्ञान से संबंधित, बोध से संबंधित, प्रयोग से संबंधित और कौशल से संबंधित। ज्ञान के अंतर्गत मुख्य बिंदु है कि विद्यार्थी जो है वो त्रिभुज के बारे में एक तरह से ज्ञान जो है वो ग्रहण कर पाएंगे। बोध यानी कि उनमें त्रिभुज के प्रति बौद्धिकता का विकास होगा। ठीक इसी तरह प्रयोग, त्रिभुज के संबंध में विभिन्न तरह के जो प्रयोग हैं वो सामान्य जीवन में कर पाएंगे। कौशल, इससे संबंधित जो कौशलात्मक जो उद्देश्य हैं वो त्रिभुज के संबंध में वो कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ इन्होंने सामान्य शिक्षण सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सामग्री को अनुदेशात्मक उद्देश्य के बाद में लिखा है, जबकि यह पहले लिखा जाना चाहिए। ठीक इसी तरह इसके बाद में आता है इसमें पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण जो है उसमें विद्यार्थी का जो ज्ञान है उसका परीक्षण किया जाता है कि उसे उप विषय के संबंध में पहले से कुछ ज्ञान है भी या नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व ज्ञान परीक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पूर्व ज्ञान से संबंधित यहाँ इन्होंने एक टेबल बना करके, चार्ट बना करके फिर इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो इसमें फिर इन्होंने इसको 3 कॉलम के रूप में बांट दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापक क्रियाएं, उसके बाद छात्र क्रियाएं और फिर श्यामपट्ट कार्य। ये 3 तरह से इन्होंने यहाँ इसमें डिवाइड कर दिया है। तो छात्र अध्यापक क्रियाओं में जो छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाने के दौरान क्रियाएं की गई थी उसको यहाँ इन्होंने छात्र अध्यापक क्रियाओं के अंतर्गत बता दिया है। उसके बाद में पढ़ाने के दौरान छात्रों के द्वारा जो क्रियाएं की गई थी वो क्रियाएं छात्र क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती है। और तीसरे कॉलम में श्यामपट्ट कार्य, जो कि कक्षा में अध्यापक पढ़ाते समय श्यामपट्ट पर जो कार्य करता है वो श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आ जाता है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी पीके टेस्टिंग को इस रूप में भी आप एक बॉक्स बना करके लिख सकते हैं, जो कि पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत आ जाता है। और अगर आप इनको नहीं लिखेंगे तो ये सीधा ही लिख सकते हैं, जिसमें प्रश्न और उनके सामने उत्तर। लेकिन यहाँ इन्होंने 3 भागों में छात्र अध्यापक क्रिया, उसके बाद में छात्र क्रिया और उसके बाद में तीसरे कॉलम में इन्होंने श्यामपट्ट कार्य के रूप में इसको विभाजित करके लिख दिया है। जब अंतिम प्रश्न इसमें समस्यात्मक प्रश्न होता है तो उसके बाद में उप विषय की उद्घोषणा की जाती है। और जब उप विषय की उद्घोषणा कर दी जाती है तो उप विषय की उद्घोषणा करने के बाद में जो उप विषय होता है वो लिखा जाता है, जो कि अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक
टॉपिक या उपविषय की उद्घोषणा के अंतर्गत आता है। अक्सर विद्यार्थी जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो उसी दौरान वो शामपट पर अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखने के बाद में इसमें अपना उपविषय जो है वो लिख देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत हो जाता है। उपविषय की उद्घोषणा होने के बाद में पूर्व ज्ञान परीक्षण के बाद में ही उपविषय जो होता है वो लिखा जाता है। तो उपविषय की उद्घोषणा में जब अंतिम प्रश्न समस्यात्मक आ जाता है तो उसके बाद में फिर अच्छा बच्चों, आज हम जो भी उपविषय है उसके बारे में बोलकर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं तो आपका जो उपविषय है वो गणित से संबंधित हो सकता है। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, विषय हिंदी है आपके पास, तो विषय और उपविषय जो है वो आपके हिंदी के संबंध में हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप अंग्रेजी, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपका उपविषय जो है वो हो जाता है। उपविषय की उद्घोषणा के बाद में जो तीसरा बिंदु है वो आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में विद्यार्थी, छात्र, अध्यापक जो है वो जो भी पढ़ाता है उपविषय से संबंधित उसके बारे में एक बार बोल करके कहता है कि यहाँ जैसे ये लेसन है वो छात्र अध्यापिका ने बनाया हुआ है, तो छात्र अध्यापिका उदाहरणों की सहायता से वह आगमन निगमन विधि से विषय का विकास करेगी। तो यहाँ आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आगमन निगमन जो दो विधियाँ हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो जो भी विधि प्रविधि पढ़ाने के दौरान प्रयोग की जाएगी उसके बारे में यहाँ लिख दिया जाता है। उसके बाद में पाठ्य योजना जो है वो, अब पाठ्य योजना जो है वो बनानी शुरू की जाती है। तो इस पाठ्य योजना में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ फिर इसके 4 कॉलम हो जाते हैं। पहला कॉलम जो है वो आ जाता है शिक्षण बिंदु के रूप में, जिसमें के उपविषय से संबंधित जो टॉपिक हैं उनके बारे में लिखा जाता है। जैसे त्रिभुज शब्द का अभिप्राय, त्रिभुज के प्रकार या इससे संबंधित जो अन्य बिंदु है वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा इसमें पॉइंट आता है कॉलम, उसमें छात्र अध्यापक जो क्रियाएं होती हैं वो लिखी जाती हैं। पढ़ाने के दौरान छात्र अध्यापक कुछ भी अगर बोलता है पढ़ाने और समझाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ इसी रूप में लिख दी जाती हैं, जो कि छात्र अध्यापक क्रिया के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखी हुई है। छात्र अध्यापक क्रिया के बाद में जो तीसरा कॉलम बनता है वो बनता है छात्र क्रियाएं। अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान कक्षा के जो छात्र होते हैं वो भी कई तरह की गतिविधियां करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, जिससे कि उनका शिक्षण जो है वो प्रभावशाली हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ के छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद में यहाँ इन्होंने छात्र अध्यापक क्रियाओं को ही छात्र क्रियाओं में शामिल कर दिया है, जो कि सही नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में इसमें जो चौथा जो आधार बिंदु आता है वो होता है शामपट क्रियाएं। शामपट क्रियाएं या शामपट कार्य। तो शामपट कार्य यानी कि जो ब्लैक बोर्ड पर जो भी वर्क किया जाता है वो सारा का सारा यहाँ शामपट कार्य के रूप में आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि शामपट कार्य में इन्होंने त्रिभुज की सर्वांग समता के आधार पर यहाँ इन्होंने कुछ एक चित्र वगैरह बनाया हुआ है और इससे संबंधित कुछ वाक्य टाइप में लिखा हुआ है। तो पूरी की पूरी पाठ योजना जो होती है वो इसी तरह 4 भागों में बंट करके 4 अलग अलग पार्ट में इस चीज को लिखा जाता है। अब इसी तरह फिर ये इससे जुड़ा हुआ जो शिक्षण बिंदु जो है त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां, तो यहाँ इन्होंने त्रिभुज की सर्वांग समता की जो कसौटियां हैं उसके बारे में पढ़ाया है। और इसी तरह छात्र क्रियाओं में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, जबकि इससे पहले यहाँ उन्होंने ऊपर लिखा है कि बच्चे नोट कर रहे हैं, जबकि शामपट कार्य को यहाँ इन्होंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। तो शामपट कार्य का जो कॉलम है वो कभी भी खाली जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें इससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो लिख दी जाती हैं, जैसे यहाँ कोण, क्यू,
एल वगैरह जो लिखे हुए हैं वो यहाँ पर लिख दिए जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनको आप यहाँ शामपट कार्य में इस जगह आराम से इसके बिल्कुल सामने लिख सकते हो। ठीक इसी तरह ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन सभी को न सही लेकिन एक या दो बिंदुओं को आप यहाँ इसके बिल्कुल सामने शामपट कार्य का जो कॉलम है उसमें आप लिख सकते हो। पाठ का एक भाग पढ़ाने के बाद में इसमें आंशिक पुनरावृत्ति की जाती है। तो आंशिक पुनरावृत्ति में पाठ का एक भाग जो है त्रिभुज के बारे में यहाँ पढ़ा दिया गया है और उसके संबंध में यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रश्नों का निर्माण किया गया है। ये प्रश्न बिल्कुल आसान होने चाहिए। अगर कक्षा में अध्यापक पढ़ाता रहता है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं, अब विद्यार्थियों को कुछ समझ आया भी है या नहीं आया, ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को थोड़ा सचेत रूप में बैठे रहने के लिए आंशिक पुनरावृत्ति करवाई जाती है। विद्यार्थी बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में कहीं और घूम रहा होता है, जबकि वास्तविक रूप में वो शारीरिक रूप में कक्षा में ही बैठा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको बौद्धिक और मानसिक रूप से जोड़ने के लिए भी एक तरह से यहाँ आंशिक पुनरावृत्ति से संबंधित जो प्रश्न है, जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया था एक भाग, उसके बारे में यहाँ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आंशिक पुनरावृत्ति के बाद में फिर एक बार से पहले की तरह ही शिक्षण बिंदु और शिक्षण बिंदु के बाद में छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र अध्यापक क्रियाओं के बाद में जो शामपट कार्य है, ये जो 4 कॉलम है ये यहाँ फिर से एक बार इसमें उसी तरह से टेबल बना करके ये काम फिर से लेखन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ शिक्षण बिंदु में इन्होंने हेडिंग लिखी है, छात्र क्रियाओं में जो चीज़ पढ़ाई गई है वो लिखा हुआ है। छात्र क्रिया में बच्चे कॉपी पर नोट कर रहे हैं। तो छात्र क्रियाओं में या तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या समझेंगे या फिर वो अपनी पुस्तिका में, नोटबुक में नोट करेंगे। ये 3-4 पॉइंट जो हैं वो अक्सर यही लिखे जाते हैं, या फिर उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं बीच में ताकि छात्र थोड़ा सचेत होकर के रहें, तो ऐसी परिस्थिति में पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर देते हैं वो छात्र क्रिया में लिख दिया जाता है। और इसके बाद में जो चौथा कॉलम है शामपट कार्य, वो शामपट पर जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं छात्र अध्यापक क्रिया के, उनमें से कुछ एक शब्द जो होते हैं वो यहाँ पर पाठ योजना में यहाँ लिख लिया जाता है, जबकि क्लास में वास्तविक रूप में लिखने के दौरान शामपट पर वो मुख्य मुख्य जो एक तरह से लाइनें होती हैं वो वहाँ पर बीच बीच में नोट कर दी जाती हैं ताकि विद्यार्थी उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आसानी से देख ले, समझ ले। सबसे अंत में मूल्यांकन, ये जो मूल्यांकन होता है इस मूल्यांकन को अंतिम पुनरावृत्ति के रूप में भी माना जाता है, जाना जाता है। इसे चाहे आप मूल्यांकन लिख लें चाहे अंतिम पुनरावृत्ति में लिख लें, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाया गया पूरा पाठ समझ में आया भी है या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए अंतिम पुनरावृत्ति है जो वो करवाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंतिम पुनरावृत्ति में छात्र अध्यापक ने 3 जो प्रश्न है वो पूछे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये टोटल यहाँ विद्यार्थी ने, छात्र अध्यापक ने तीन प्रश्न पूछ करके उससे संबंधित जो उत्तर वगैरह हैं वो पूछ लिए हैं। और सबसे अंत में यहाँ इन्होंने गृह कार्य के रूप में गृह कार्य करवाया है। तो गृह कार्य में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी पाठ पढ़ाया जाता है उससे संबंधित गृह कार्य जो है वो विद्यार्थियों को दे दिया जाता है। जैसे यहाँ बिंदु डी भुजा BC का मध्य बिंदु है तथा A बराबर AC है, तो यहाँ इन्होंने गृह कार्य के रूप में ये दे दिया है। तो गृह कार्य में भी लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक 3 तरह के जो प्रश्न हैं उनका निर्माण किया जाता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ये जो पॉइंट है ये आपके जो टीचर इंचार्ज होते हैं B.Ed फर्स्ट ईयर में, जब आपकी ये टीचिंग सब्जेक्ट की फ़ाइल बनती है तो उस टीचिंग सब्जेक्ट की फ़ाइल में आपके साथ 28 दिन की जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है, उस 28 दिन की टीचिंग प्रैक्टिस में विद्यार्थियों का एक 15 से 20 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनता है, जिसमें औसतन सभी सब्जेक्टों के छात्र अध्यापक होते हैं। एक ग्रुप इंचार्ज कॉलेज का टीचर होता है और इन सभी के साथ
विद्यालय में जाया जाता है और जब आप वहाँ पढ़ा रहे होते हो तो आपकी पाठ्य योजना जो आपका इंचार्ज टीचर होता है वो यहाँ चेक करता है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है पीके टेस्टिंग डन, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण किया गया। पीटी कॉन्फिडेंट वाज गुड, छात्र अध्यापक का जो कॉन्फिडेंट था वो बहुत अच्छा था। पीटी वॉइस लाउड एंड क्लियर, छात्र अध्यापक की जो आवाज़ का स्तर है वो बिल्कुल एक अच्छा लाउड था, ऊंची आवाज़ थी और बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ थी। पीटी क्लास कंट्रोल वाज गुड, छात्र अध्यापक ने क्लास को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। रिकैप्चुलेशन वाज डन, रिकैप्चुलेशन यानी कि जो आंशिक पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति जो है वो करवाई गई थी। तो इस तरह ये जो पॉइंट आपके जो टीचर इंचार्ज होते हैं उनके द्वारा ये पॉइंट लिख दिए जाते हैं। तो अब जब आपकी फाइनल प्रैक्टिकल होती है तो फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस में आपके एग्जामिनर अक्सर फाइल देख लेता है और उस फाइल में ये जो पॉइंट लिखे हुए होते हैं उन पॉइंटों के आधार पर वो आपका आंकलन कर लेता है। तो आपकी जो फाइल है वो आप अगर रेगुलर हैं और लगभग बीएड जो है वो रेगुलर कोर्स ही है और विद्यार्थी अधिकतम विद्यार्थी रेगुलर ही होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट टू पॉइंट है ये यहाँ उसमें आपका जो टीचर इंचार्ज है उसके द्वारा लिखे जाते हैं। अब इसी पाठ्य योजना के आधार पर आप अपनी वार्षिक पाठ्य योजना जो है वो आप निर्माण कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसी वीडियो के आधार पर जो अब बनाई गई है इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसी टॉपिक को आधार मानते हुए आप अपनी जो वार्षिक पाठ्य योजना है वो निर्माण कर लें। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखें, वार्षिक पाठ्य योजना में आप केवल उसी टॉपिक को लें जिस टॉपिक को आप एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह की और बहुत बेहतरीन वीडियो के संबंध में आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें एक कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सअप नंबर हमारा जो है उस व्हाट्सअप नंबर 9355695753 नंबर पर भी आप मैसेज करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके जो सुझाव दिए जाते हैं उन्हीं सुझावों के आधार पर हम अलग अलग विषयों की वीडियो जो है उनका निर्माण करते रहते हैं। आप इस वीडियो को एक बार पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद में इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा आप लिख करके अपनी पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।